हेलो स्टूडेंट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के तहत अपन ने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथे नंबर का टॉपिक विटामिन्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन तीनों का एक बेस पढ़ लेते हैं अपन कि मानव शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की कमी या अधिकता हो जाए तो क्या क्या डिजीज होगी। तो एक नोट डाल लीजिए आप, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि हमने लिखा है यहां पर भोजन, और भोजन को 3 भागों में डिवाइड किया हमने जो एनर्जी प्रदान करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर हमने लिखा प्रोटीन, वसा, जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे हम लिख रहे हैं प्रोटीन्स। मानव शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, कमी अथवा अधिकता, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप मानव शरीर को एनर्जी प्रदान करता है? फाइनली ग्लूकोज। तो एक प्रश्न यह आता है कि प्रति 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी आवश्यक है। तो मैं एक नोट करके लिखा दूंगा, फिलहाल यहां लिख देता हूं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल 90 to 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड होना आवश्यक है। यदि मानव शरीर के प्रति 100 ml ब्लड में ग्लूकोज लेवल या ग्लूकोज की मात्रा 90 से 110 मिलीग्राम से कम हो जाती है, लगभग कितनी हो जाए? ग्लूकोज इक्वल टू लगभग 50 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो चुका है? कम। प्रति 100 मिलीग्राम 100 ml ऑफ ब्लड। और अधिकता से मतलब है कि हमारे प्रति 100 ml ब्लड में ग्लूकोज लेवल 110 से ऊपर हो जाए, यानी लगभग हम मान लेते हैं 140 या 150 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। अब यदि ग्लूकोज लेवल 190 से 110 मिलीग्राम से कम हो जाता है, यानी 50 के आसपास आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की क्या हो चुकी है? कमी। तो ग्लूकोज की कमी को क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब होता है कमी, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल। देन अधिकता अगर हो जाए 90 से 110 मिलीग्राम जो नॉर्मल होना चाहिए प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में, अगर इससे ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज लेवल, तो हम उसे कहते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर। हाइपर यानी अधिक ग्लाइसीमिया। ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाना, दोनों कंडीशन में हमारा मानसिक और शारीरिक जो कंडीशन होती है या प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, वो सारी क्या हो जाती है? कम। इसके बाद हम चलते हैं वसा या लिपिड की तरफ। अगर मानव शरीर में वसा की कमी हो जाए, जिसे हम संचित भोजन कहते हैं, या इसकी अधिकता हो जाए, तो क्या होगा? मानव शरीर में अगर वसा की कमी हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि संचित भोजन क्या है? कम। और संचित भोजन क्या होता है? जो संचित होकर मानव शरीर को हेल्दी बनाता है, मोटापे की ओर ले जाता है, लेकिन इसका होना भी आवश्यक है।
अगर हमारे शरीर में या किसी मानव शरीर में इसकी कमी हो जाए तो वो मनुष्य या बालक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत पतला दुबला दिखाई देता है। पतला व दुबला होना ये इसका लक्षण है। हालांकि डिजीज नहीं है, केवल एक कैरेक्टर है। और मनुष्य के शरीर में अगर वसा लिपिड की अधिकता हो जाए तो वो सामान्य से थोड़ा अधिक मोटा दिखाई देता है। मोटापा, ओबेसिटी। और मोटापा कई रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। मोटापा अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन ये कई रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। आगे चलते हैं अपन। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर मानव शरीर में कमी या अधिकता हो जाती है, कमी या अधिकता, तो इसकी कमी से हम देखते हैं पहली डिजीज क्वाशियोरकोर, और सेकंड डिजीज हम देखते हैं मेरस्मस। इसी को हम कहते हैं सूखा रोग। अब प्रोटीन की कमी से दो डिजीज होती है, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस या सूखा रोग। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस दो डिजीज पढ़ रहे हैं हम, दो प्रकार की डिजीज पढ़ रहे हैं। तो दोनों में से कौन सी डिजीज बच्चों में होती है और कौन सी डिजीज वयस्क यानी एडल्ट्स में होती है, तब तक आप इसे नोट करें। इन दोनों डिजीज को मैं यहां पे समझा देता हूं, यहां से नोट करना। क्वाशियोरकोर जो थ्योरी लिखोगे यहां से लिखना। क्वाशियोरकोर पहली डिजीज पढ़ रहे हम, और सेकंड नंबर की डिजीज पढ़ रहे हम इसके लिए मेरस्मस। दोनों में क्या अंतर है इसको समझना जरूरी है। मेरस्मस, इसी को हम नाम दे रहे हैं सूखा रोग। दोनों में अंतर यह है कि हम इन दोनों डिजीज को प्रोटीन की कमी से होना पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहली लाइन हमें जो पता करनी है वो ये है, इसके लिए यह रोग बच्चों में होता है। अब यहां पर अगर आते हैं तो हमारे माइंड में आ सकता है कि ये रोग वयस्क में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन की कमी से होने वाली दोनों डिजीज बच्चों में ही होती है। यह रोग भी बच्चों में होता है, ये विशेष ध्यान रखें। प्रोटीन की कमी से होने वाली दोनों डिजीज, चाहे वो क्वाशियोरकोर हो या मेरस्मस सूखा रोग, दोनों डिजीज किसमें होती है? बच्चों में। तो फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर भी देख लो। यह रोग यानी क्वाशियोरकोर, यह रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो पढ़ तो हम इसके लिए भी ये रहे कि ये रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की कमी से भी होता है। यह रोग जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों में होते हैं दोनों। यह रोग प्रोटीन प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा शब्द आते हैं हमारे माइंड में, दो फूड आने चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट और एक वसा, और दोनों में भी सर्वाधिक कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, प्रोटीन प्लस वसा भी आ सकता है, और अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर फाइनली हमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को टिक करना है। लेकिन नाम अभी फिलहाल मैं दोनों लिख देता हूं, C&L। एनर्जी के ब्रैकेट में लिख रहा हूं C&L, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। लेकिन इस पे स्टार लगा देता हूं कि अगर दोनों आ गए तो अपने को क्या टिक करना है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस ऊर्जा। तीनों शब्द आ सकते हैं, लेकिन अगर एक चूज करना पड़े तो प्रोटीन प्लस एनर्जी देगा, और एनर्जी शब्द नहीं देता है तो फिर वो देगा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वो देगा वसा। लेकिन दोनों में से जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है मानव शरीर को, वो करता है कार्बोहाइड्रेट। तो परफेक्ट आंसर होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट।
यह रोग प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स के लिए कि अगर डिजीज दोनों प्रोटीन की कमी से हो रही है तो कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, लेकिन यह कैरेक्टर अपोजिट दिखाई देते हैं। इस रोग की कमी से इस रोग के कारण बच्चे का शरीर मुख्यतः पेट फूल जाता है। ऐसा छोटा सा बालक होगा, उसका पेट ऐसा फूला हुआ दिखाई देगा और ऐसे ऐसे करके चलेगा। मेरस्मस या सूखा रोग में क्या होता है? मेरस्मस या सूखा रोग में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है कि सूखा, सूखे का मतलब उसका जो शरीर है वो पूरा सूख जाता है, पसलियां भी दिखाई देने लग जाती है उसकी, गिन सकते हो अच्छे से। इस रोग के कारण बच्चे का शरीर सूख अथवा अत्यधिक पतला दुबला हो जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली दो डिजीज हो गई, क्वाशियोरकोर एंड मेरस्मस। दोनों में विशेष बात ये याद रखनी है कि दोनों डिजीज प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है, लेकिन क्वाशियोरकोर ऐसे डिजीज है जो केवल प्रोटीन की कमी से होती है, लेकिन मेरस्मस या सूखा रोग ऐसे डिजीज है जो प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो अपोजिट है। क्वाशियोरकोर रोग से पीड़ित बच्चा जो होगा उसका शरीर फूल जाएगा और मुख्यतः पेट, और सूखा रोग मेरस्मस नाम से स्पष्ट है, सूखा इसमें फूलेगा नहीं, इसमें पिचक जाएगा, सूख जाएगा, यानी इस रोग से ग्रसित बच्चे का शरीर सूख जाता है, अत्यधिक पतला दुबला हो जाता है। ये डिजीज दोनों है प्रोटीन की कमी से। अब प्रोटीन की अधिकता से होने वाली डिजीज कौन सी है? मुख्य रूप से प्रोटीन की अधिकता से किसी भी प्रकार की डिजीज मानव शरीर में नहीं होती है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी अधिकता से होने वाली डिजीज हमने देखी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जो हम देख लेते हैं, अन्य नोट लगा के लिख लेंगे हम इन्हें। जैसे कि पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट्स होते हैं वो मीठे पाए जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है? शुगर फ्रुक्टोज को कहते हैं। फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को। देन हमने एक प्रश्न पढ़ा था यहाँ पे कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रुक्टोज। तो दो क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं, सबसे मीठी शर्करा है, चार ऑप्शन दिए हैं अपने को, ए, बी, सी और डी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सैकरिन। अब चार आंसर है अपने पास, चार ऑप्शन है अपने पास। सबसे मीठी शर्करा है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है सुक्रोज, देन डी ऑप्शन है सैकरिन। यहां पर प्रश्न का आंसर हमें अच्छे से पता है, लेकिन कई स्टूडेंट का माइंड चला जाता है सैकरिन की तरफ जो काफी मीठी होती है। तो कई स्टूडेंट सैकरिन को भी टिक कर देते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा होती है मीठी, तो हम इसको करके आए, लेकिन ये गलत हो जाता है। मैंने आपसे एक बात कही है कि प्रश्न का आंसर वही दो जो प्रश्न पूछ रहा है, जो आपके माइंड में सेट है वो मत दो। इसने पूछा है सबसे मीठी, यानी इन सारों में सबसे मीठी कौन है? सैकरिन। लेकिन उसने साथ में एक और प्रश्न टैग किया है, शर्करा, यानी सबसे मीठी भी होनी चाहिए और शर्करा भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज शर्करा है,
फ्रक्टोज शर्करा है यानी कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, लेकिन सेक्रिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यह शर्करा अथवा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या चला जाएगा? यह हो गया गलत। राइट आंसर है वही फ्रक्टोज, जो सबसे मीठी शर्करा है प्रकृति में, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, जो सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाई जाती है? शहद में। इस प्रश्न को आप नोट कीजिए। इस प्रश्न के अलावा अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो पूछ लेते हैं, और प्रश्न पूछ लिया इस बार उसने, क्वेश्चन निम्न में से सबसे मीठी है। अब ऑप्शन वही है, लेकिन इस बार प्रश्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? प्रश्न के अकॉर्डिंग। और इस बार प्रश्न ने क्या पूछा है कि निम्न में से, यानी ये तो हटा दो, सबसे मीठी कौन है? अब चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या कार्बोहाइड्रेट ना हो, निम्न में से इन चारों में से सबसे मीठा कौन है? तो राइट आंसर चला जाता है सेक्रिन। तो इस बार अपन जो आंसर लिखेंगे सेक्रिन, ये हो गया इस बार गलत। इस बार राइट आंसर है सेक्रिन। यह शर्करा अथवा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका निर्माण टोलुइन नामक रसायन से होता है। एक केमिकल आता है टोलुइन, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। और यह जो फ्रक्टोज है हमारी सबसे मीठी, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज भी ले लो, सुक्रोज जो सेकंड नंबर की सबसे मीठी शुगर है, से लगभग 10 से 20 गुना अधिक मीठी होती है। ये नोट कीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और है, फ्रूट शुगर हो गया अपना फ्रक्टोज। हमने हालांकि लिखा था कि जो अंगूर होता है उसका मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है, तो अधिकांश जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दो प्रकार की शुगर पाई जाती है। आप चाहे तो एक और लिख सकते हैं पॉइंट, फलों में फ्रक्टोज व ग्लूकोज नामक शर्कराएं पाई जाती है। फलों का अधिकतर मीठापन, अधिकांश मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है, इसलिए फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को मुख्य रूप से माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो फाइनली हम टिक कर देंगे ग्लूकोज को। और दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों में से चूज करेंगे शर्करा के रूप में, यानी मीठी शर्करा के रूप में फ्रक्टोज को। इसके बाद अपन एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो तीनों प्रकार के फूड के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसको भी क्वेश्चन की तरीके से लिखेंगे अपन। मानव शरीर में मानव शरीर में वसा यानी लिपिड को बचाए रखने वाला भोजन है। यानी ऐसा कौन सा फूड है जो मानव शरीर में वसा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे खर्च नहीं होने देता। तो हमने एक डायग्राम बनाया था कि हम प्रतिदिन 3 प्रकार का फूड ग्रहण करते हैं, यानी पूरे 6 प्रकार का, जिसमें से ये तीनों एनर्जी देने वाले भी प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब तक ये तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले एनर्जी या सर्वाधिक एनर्जी कौन देता रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी इस कंडीशन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को बचाए रखने वाला पदार्थ बन चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। लेकिन अभी फिलहाल प्रश्न ये पूछा हुआ है कि मानव शरीर में वसा या लिपिड को बचाए रखने वाला भोज्य पदार्थ कौन है? तो वसा को बचाए रखने का काम कौन कर रहा है? इससे पहले वाला बल्लेबाज यानी कार्बोहाइड्रेट। जब तक ये खेल रहे तब तक ये बचा रहेगा, आउट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को बचाए रखने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन है, तो फिर राइट आंसर जाता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों।
इसको मरने से पहले ये दोनों खुद को खत्म कर लेते हैं, ये दोनों आउट होंगे, उसके बाद ये खेलने आएगा। यानी लिपिड को बचाए रखने वाला भोज्य पदार्थ पूछे तो अपने को टिक करना है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन को बचाए रखने वाला फूड पूछे तो फिर अपने को टिक करना है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों। तो यहां पे मैं ऑप्शन लिख देता हूं, प्रश्न नोट करते रहें। मानव शरीर में वसा लिपिड को बचाए रखने वाला भोज्य पदार्थ है केवल कार्बोहाइड्रेट, बी केवल प्रोटीन, सी केवल वसा तो हमने लिख ही दिया, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, और एक और लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट व वसा। इसका राइट आंसर है, सबसे पहले कौन खेल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ये खेलता रहेगा तब तक कौन बचा रहेगा, लिपिड, यानी लिपिड को बचाए रखने वाला कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे राइट आंसर देंगे अपन केवल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में प्रोटीन को बचाए रखने वाला फूड कौन है, प्रोटीन को बचाए रखने वाला भोजन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये दोनों पहले बल्लेबाजी करेंगे, जब तक ये खेलते जाएंगे तब तक कौन बचा रहेगा, प्रोटीन। लेकिन जैसे ही दोनों आउट हो जाते हैं तब बर्न होने यानी खर्च होने कौन आ जाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन कब तक बचा हुआ है, जब तक ये दोनों खेल रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा। राइट आंसर इस बार डी, नोट कर लीजिए। और विटामिन शुरू करने से पहले एक आखिरी लाइन और, इसे भी आप नोट करके लिख लें। जैसा कि हमने लिखा था कि वसा को मानव शरीर का मध्यस्थ, एक और शब्द लिखा देता हूं, केंद्रीय भोजन कहा जाता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों टॉपिक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स।